हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं समझता हूँ आप लोग बहुत अच्छे ढंग से होंगे और वर्ल्ड एजुकेशन द्वारा भेजे जा रहे वीडियो का वेट कर रहे होंगे। हम लोग यहाँ से वर्ल्ड एजुकेशन से JEE और नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज यहाँ से भेज रहे हैं, जो आप लोगों को अपने प्रिपरेशन करने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो अब हमारे साथ आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के बीच में जरूर शेयर करेंगे। तो मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर अखिलेश कुमार मिश्रा, मैं आपके सामने 8 अप्रैल 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो आज के इस वीडियो में अब आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने लिखा हुआ है। अब ये पहला क्वेश्चन ये रेडॉक्स रिएक्शन से है। अब रेडॉक्स रिएक्शन के इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आयोडेट आयन और आयोडाइड आयन आपस में मिलकर हाइड्रोजन आयन के साथ एसिडिक मीडियम में आयोडीन का जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक आयोडाइड आयन आर यूज्ड इन दिस इक्वेशन। तब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अब आपको पूरा का पूरा जो है अब ये रेडॉक्स रिएक्शन के आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को कंप्लीटली समझना जरूरी है। और यदि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को समझ जाते हैं तो इस प्रोसेस से इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो लीजिए, मैं आप लोगों को अब इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीटली सॉल्व करके बता रहा हूं। इसमें x का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 12 है, b का वैल्यू 10 है, c का वैल्यू 2 है, d का वैल्यू 6 है। अब इस क्वेश्चन में ऐसे तो देख करके भी बताया जा सकता है कि क्योंकि सारे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई किए गए हैं उसमें और केवल आयोडाइड आयन में मल्टीप्लाई करना है, तो देख करके भी आंसर बताया जा सकता है। लेकिन यदि मान लिया जाए कि किसी क्वेश्चन में ये 6i2 न दिया हो, 6h2 न दिया हो, तो इसलिए इस पूरे प्रोसेस को जो है आपको समझ लेना है। अब इस पूरे प्रोसेस को आप लोग समझिए। ऐसे देख करके आंसर बताएंगे तो देखने से ये लग रहा है कि 6 आयोडीन, यहाँ आयोडीन के 12 एटम है और यहाँ आयोडीन के 2 एटम दिख रहे हैं। तो यदि यहाँ 10 का मल्टीप्लाई ले लें तो आयोडीन एटम बैलेंस हो जाएगा, अर्थात x का वैल्यू हम यहाँ 10 ले लेते हैं तो अब ये आयोडीन का एटम बैलेंस हो जाएगा, अर्थात x का वैल्यू 10 हो सकता है। आगे चेक करना होगा बाकी सारे ऑक्सीजन सारे एटम को। तो यहाँ ऑक्सीजन को चेक करिए, 2 3 या 6 है, यहाँ 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन एटम बैलेंस है। हाइड्रोजन को चेक करिए तो 12 हाइड्रोजन यहाँ है, 12 हाइड्रोजन यहाँ है। चार्ज को चेक कीजिए तो 2 नेगेटिव यहाँ है, 10 नेगेटिव यहाँ है, 12 नेगेटिव और 12 पॉजिटिव, 0 चार्ज। एलएचएस में 0 चार्ज है, आरएचएस में, अर्थात रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया और आंसर हमारा 10 हो चुका है। लेकिन अब यहाँ यदि यहाँ मल्टीप्लाई नहीं देता, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं देता, अब ये दोनों मल्टीप्लाई भी नहीं रहते स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, तो फिर इस रिएक्शन को आपको कंप्लीटली जो है अब ये बैलेंस करने का तरीका जो है जानना पड़ता। तो लीजिए, बैलेंस करने का पूरा तरीका जो है मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। अब मान लेता हूं कि अब यहाँ x जो है दिया हुआ है और कैसे 10 इसका आंसर जो है कैलकुलेशन होगा। तो पहले अब दो पार्ट में इसको तोड़ देते हैं हम। पहला स्टेप, आयोडेट आयन से आप आयोडीन बना लीजिए। तो आयोडीन के 2 एटम है, तो इससे पहले आयोडीन को बैलेंस कीजिए 2। अब यहाँ जितने ऑक्सीजन एटम होते हैं उसके अगेंस्ट में उतना वाटर जोड़ा जाता है, तो 6H2O। अब यहां से 12 हाइड्रोजन आयन, ये जितना हाइड्रोजन एटम होता है उतना हाइड्रोजन आयन जोड़ा जाता है। अब 12 हाइड्रोजन आयन और 2 आयोडेट आयन। अब यहां से अब 2 नेगेटिव और 12 पर चार्ज बैलेंस कर लीजिए, तो आपको 10 इलेक्ट्रॉन इस साइड में जोड़ना होगा। 10 इलेक्ट्रॉन इस साइड में आपको जोड़ना होगा एलएचएस में, तो चार्ज बैलेंस। अब दूसरा आयोडाइड आयन से आयोडीन बना लीजिए, दूसरा स्टेप। अब इधर आयोडाइड आयन, अब इधर आयोडीन। अब यहाँ ऑक्सीजन का चक्कर नहीं है। अब यहाँ आयोडाइड आयन से आयोडीन बनाना है आपको। तो आयोडीन बनाने के लिए आयोडीन का एटम बैलेंस करेंगे। अब आयोडीन का एटम बैलेंस करेंगे तो 2 आयोडाइड आयन हो गया। अब चार्ज बैलेंस कर लीजिए। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जो है जोड़ना होगा और चार्ज बैलेंस हो गया आपका। अब ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। आयन इलेक्ट्रॉन के इस मेथड में अब आपको करना क्या है कि जो अब एक ये रिडक्शन रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन जो है इसमें एलएचएस में जोड़े जा रहे हैं और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन आरएचएस में लिए जा रहे हैं। तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना होता है और जब इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए अपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं या सुटेबल नंबर का मल्टीप्लाई दोनों इक्वेशन में करते हैं,
या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट किसी एक रिएक्शन में भी करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है। अब फर्स्ट रिएक्शन में 10 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात सेकेंड रिएक्शन में 5 का इंटू करना होगा, और फर्स्ट रिएक्शन प्लस सेकेंड इंटू 5। अब इसको लिख दीजिए, तो फर्स्ट को लिखिए 12 हाइड्रोजन आयन प्लस 2 आयोडेट आयन। अब सेकेंड में 5 का इंटू किए हैं, तो 5 टू 10 आयोडाइड आयन। अब RHS लिखिए, तो फर्स्ट को ऐसे ही लिख देंगे I2 प्लस 6H2, लेकिन इसमें 5 का इंटू करना है, तो 5I2। अब इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको देखिए, अब इसको सजा दीजिए क्वेश्चन के अनुसार। अब ये 2 आयोडाइड आयन पहले आ जाएगा, फिर 10 आयोडाइड आयन यहां सेकेंड नंबर पे है, फिर 12 हाइड्रोजन आयन ये आ गया। इसके बाद I2 और 5I2 को एडिशन कर देंगे, 6I2 प्लस 6H2। अब हमारा आपका जो रिजल्ट है वो दिए गए क्वेश्चन के अनुसार आ गया। अब यहां जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि x का वैल्यू 10 आ रहा है। अब इस प्रकार x का वैल्यू 10, अब यही 10 जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने सेकेंड क्वेश्चन है 8 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट का JEE एग्जाम का, जिसमें अब क्वेश्चन है ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से समझ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, इन क्रोमिल क्लोराइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन क्रोमियम इज सेम एज गिवन टाइटेनियम 22, वैनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26। अब इनमें अब बताना है आपको कि आयरन थर्ड, अब सबका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। पूछ रहा है कि क्रोमिल क्लोराइड के क्रोमियम एटम में के d ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, अब इनमें से किस एटम का अब उतना ही इलेक्ट्रॉन है जितना d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। इन क्रोमिल क्लोराइड नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन क्रोमियम इज सेम एज गिवन टाइटेनियम 22, सबका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। और इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कैलकुलेट करना है। तब ये कंप्लीटली एक प्रकार से समझे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अब इसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का भी क्वेश्चन समझ सकते हैं, लेकिन अब क्रोमियम क्लोराइड डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और क्रोमिल क्लोराइड जो है एक प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि CrO2Cl2 जो है अब ये किस प्रकार से कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए, पहले क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला होगा CrO2Cl2। अब यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले कैलकुलेट कर लीजिए। तो क्रोमियम का X मान लीजिए 2, ऑक्सीजन का 2 -2, प्लस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 इक्वल टू 0, अर्थात इसमें क्रोमियम जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब यहां क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखिए कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में डी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे क्रोमियम में। तब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4 और 4s2 होता है। ये ऑफमा के रूल के अनुसार होता है। 2 to 4 6 10 to 12 6 18 4 22 20 24, लेकिन ये रॉन्ग होता है। अब यहाँ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी 3d5 कॉन्फ़िगरेशन की होती है, तब इसलिए ये कन्वर्ज हो जाता है, और कन्वर्ज होकर इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाता है 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1। अब ये क्रोमियम जब 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन को गायब करना पड़ता है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन 4s से गायब होता है और 5 इलेक्ट्रॉन यहां से गायब हो जाता है, अर्थात इसका 3d0 और 4s0 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब सबका चेक करना है आपको, आयरन का सबका। अब देखिए किसमें ये कॉन्फ़िगरेशन है, वही सही आंसर होगा।
तब ए ऑप्शन को चेक करिए, आयरन थर्ड, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28142। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 3D में 6 होता है, 4s2 होता है, आयरन का 26। अब 3 के s में 2, p में 6, 8 और 3D में 6, 4s2। अब जब ये आयरन थर्ड, ये आयरन एटम का है, जब आयरन थर्ड लेंगे तो यहां से 3 इलेक्ट्रॉन जो है गायब करेंगे, ये आयरन का है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया 3d5 4s0, अर्थात क्रोमियम एटम में 0 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3d में 5 है, अर्थात ये आंसर नहीं है। अब दूसरा चेक करिए, वैनेडियम 4, तो वैनेडियम का एटॉमिक नंबर है 23। अब 23 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8, 11 एंड 2, 2, 8, 11 एंड 2, 11, 2, 13 और 10, 23। अब इसके 3D में 3 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यही वैनेडियम जब 4 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 2 4s से जाएंगे और 2 3D से जाएंगे, अर्थात इसका 3D1 कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा और 4s 0 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, अर्थात इसके D में 1 इलेक्ट्रॉन हो गए, अर्थात ये भी आंसर नहीं है। अब थर्ड चेक करिए ऑप्शन, जिसमें टाइटेनियम थर्ड है, टाइटेनियम, तो टाइटेनियम का ये एटॉमिक नंबर 22 है। अब इसका टाइटेनियम का 2, 8, 10 एंड 2 होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टाइटेनियम। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3D में 2 आ गया और 4s में भी 2 आ गया इलेक्ट्रॉन। अब जब टाइटेनियम थर्ड लेंगे, सी ऑप्शन, तो 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजेंगे, तो 2 इसमें से जाएगा, 1 इसमें से, तो अब 3D1 4s0 इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा, यह भी आंसर नहीं है। तो जाहिर है कि 3 आंसर नहीं हुए, तो अब आपका जो मैग्नीज है चौथा वाला आंसर आपका नेसेसरी होगा। अब चौथे को भी चेक कर लिया जाए, तो चौथे को जब हम चेक करेंगे तो अब चौथे को भी देख लिया जाए, तो चौथा में है मैग्नीज 7, तो मैग्नीज 7 में मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 है। अब इसका होता है 2, 8, 13 एंड 2। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D के सबसेल में 5 और 4s में 2, लेकिन मैग्नीज 7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहां से 7 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होगा, और ये अब 2 इसमें से 5 इसमें से निकल जाएंगे। अब ये 3d0 अब 4s0, अर्थात क्रोमिल क्लोराइड में जो क्रोमियम की जो स्टेज है, क्रोमियम की स्टेज है क्रोमिल क्लोराइड में 3d0 4s0, अब वही स्टेज जो है मैग्नीज 7 में हमें मिल रहा है देखने को। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रोमिल क्लोराइड में जो जितने डी इलेक्ट्रॉन है उतने ही डी इलेक्ट्रॉन मैग्नीज 7 में है, और इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा। अब आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स से है। अब इस थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन में अब यह दिया गया है कि 60 वाट का एक हीटर किसी गैस में इमर्स किया गया 100 सेकेंड के लिए, और कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर में, किसी कांस्टेंट वॉल्यूम के कंटेनर में कोई गैस है। अब उस गैस के 60 वाट के उस कंटेनर में 60 वाट का हीटर 100 सेकेंड के लिए इमर्स किया गया, तो उस गैस एडियाबेटिक वाल्व के कंटेनर में रखा हुआ है। अब उसके गैस का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाता है, तो बताना है कि उस गैस का हीट कैपेसिटी कितना है। अब इस पर बना हुआ ये क्वेश्चन है। तो अब ये थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ पर बेसिस ये क्वेश्चन जो है अब आप लोग जो है इसे सॉल्व कर लेंगे। अब आप लोग जानते हैं कि अब थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू द हीट एंड वर्क डन। अब चूंकि एडियाबेटिक वाल है, अब इसलिए अब यहां अब Q का वैल्यू 0 हो जाएगा और डेल्टा E वर्क डन के इक्वल हो जाएगा।
अब हम जानते हैं कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो पावर इंटू टाइम होता है, पावर इंटू टाइम। वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। और यहाँ डेल्टा ई का फॉर्मूला भी इसके पहले भी अब आप पढ़े होंगे कि एन इंटू सी भी इंटू डेल्टा टी होता है। अब यहाँ पर मोल, यहाँ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये एन सी भी और एन नंबर ऑफ मोल्स है। यदि एन और सी भी का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हीट कैपेसिटी हो जाता है, ये कैपिटल सी हो जाता है। तो यहाँ डेल्टा ई का वैल्यू एन इंटू सी भी, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम लिया गया है, तो एन सी भी डेल्टा टी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर देंगे। अब एन सी भी, अब यही हीट कैपेसिटी कैपिटल सी हो गया, इंटू डेल्टा टी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अब यहां से सी का वैल्यू, पावर का वैल्यू ले लिया 60 वाट, तो 60 वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, टाइम हो गया 100 सेकेंड, और डेल्टा टी जो है 5 डिग्री सेल्सियस है, तो चेंज जो होता है वो केल्विन भी हो जाता है। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर को उतना केल्विन नहीं कह सकते, लेकिन यदि चेंज इन टेम्परेचर है तो उसे हम उतना डिग्री केल्विन भी, उतना केल्विन भी बोल सकते हैं। केल्विन के साथ डिग्री का यूज नहीं करते। अब यहाँ 5 केल्विन ले लेंगे डेल्टा टी और कैलकुलेशन करेंगे तो देखेंगे 5 इंटू 12 से टाइम कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, और 1200 जूल पर केल्विन। अब इसका आंसर आ गया, अर्थात अब इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1200 जूल पर केल्विन। अब इस तरीके से अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। अब ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व फॉर ए सॉल्यूशन सॉल्वेंट सिस्टम इज शोन बिलो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज। यहां आपके पास सॉल्यूशन के लिए और सॉल्वेंट के लिए दो अलग अलग वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कर्व खींच करके दिया गया है। अब उस कर्व को देख करके आपको बताना है कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अब ये कर्व, बाकी ये इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। अब ये आप लोगों को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में ये चीज जो है आपने पढ़ा होगा, या हम बता देते हैं कि सॉल्वेंट में जब किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूशन हम मिला देते हैं, सॉल्यूट मिला दे करके सॉल्यूशन बना देते हैं, तो सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से बढ़ जाती है। और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अधिक होता है, लेकिन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो अब इससे ये पता चलता है कि ये जो पहला वाला कर्व है ये आपका सॉल्वेंट का है, और दूसरा वाला जो कर्व है वो सॉल्यूट का है। क्योंकि इसकी वेपर प्रेशर देखिए, सॉल्वेंट की जो वेपर प्रेशर है इस पॉइंट से स्टार्ट की गई है, और ये और ये इसकी वेपर प्रेशर यहां से स्टार्ट की गई है। तो अर्थात ये कर्व बता रहा है हमको कि ये सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कर्व है, और ये कर्व जो है सॉल्यूशन के लिए बनाया गया है। सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर कम हो जाता है जब हम सॉल्यूट मिलाते हैं। तो अब ये सॉल्यूशन के लिए ये कर्व। अब ये भी आपको जानना होगा कि लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट के दो डिफिनीशन है। एक डिफिनीशन है कि दैट टेम्परेचर ऑन व्हिच लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल, दैट टेम्परेचर इज आल्सो कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, एंड अदर डिफिनीशन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड that temperature on which the vapor pressure of liquid is equal to the 1 atm, that temperature is also called boiling point of liquid। जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटीएम के इक्वल हो जाता है, और उस टेम्परेचर को भी हम उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो यदि हम ये सॉल्वेंट इस कर्व को देखें तो जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। तब ये जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्वेंट के लिए 1 एटीएम वेपर प्रेशर किस टेम्परेचर पे होता हुआ दिख रहा है? 82 डिग्री सेल्सियस पर ये होता हुआ दिख रहा है। और सॉल्यूशन के लिए ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 एटीएम 83 डिग्री सेल्सियस पे होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा रहा है। तो सॉल्वेंट का ये कर्व है, सॉल्यूशन का ये कर्व है, और इसके सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ 82 डिग्री सेल्सियस होगा। और इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 82 डिग्री सेल्सियस। अब ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X with 60% कार्बन will produce
ब्लैंक इंटू 10 टू द पावर -1 ग्राम CO2 ऑन कंप्लीट कंबशन। अब कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 60% कार्बन है और उसका मास 0.5 ग्राम लिया गया है, यदि उसे कंप्लीट कंबशन करा देते हैं तो कितना ग्राम CO2 दे देगा। अब इस तरह का अब ये क्वेश्चन है कि कंपाउंड का मास है 0.5 ग्राम जिसमें कार्बन का अमाउंट है 60%। तो अब बताना है कि उसे कंप्लीट बर्न कर देंगे, कंबशन करा देंगे तो उसे कितना ग्राम CO2 मिल जाएगा। अब ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, ये आप जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाएंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ही कन्वर्ट हो जाता है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना कार्बन का एटम होता है वो सारा का सारा कार्बन का एटम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में ही बदल जाता है। तो अब इसका मतलब ये होगा कि कार्बन का जितना एटम है वो सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया, तो कार्बन के जितने मोल्स होंगे उतने ही मोल्स CO2 जो है वहां डेवलप होगा, क्योंकि अब कंप्लीट कंबशन है, ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई नहीं है, तो कार्बन का जितना एटम होगा वो सब CO2 में बदल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन के जितने मोल्स रहेंगे वो सारे मोल्स जो है वो CO2 के मोल्स बन जाएंगे। और यहाँ हम इस क्वेश्चन में CO2 के मोल्स कैलकुलेट करके अब यहाँ से अब मास जो है कैलकुलेट किया जा सकता है। तो पहले अब कंपाउंड में कार्बन के मोल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं हम और इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले अब अमाउंट ऑफ कार्बन इन कंपाउंड अब 0.5 ग्राम का 60%, 0.5 ग्राम इंटू 60%, अर्थात सॉल्व कर दिए तो ये 0.30 आ गया ग्राम, 0.3 ग्राम आ गया, 0.5 ग्राम इंटू 0.630 ग्राम। अब इसमें अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, अब आप जानते हैं कार्बन 12 ग्राम 1 मोल होता है, तो 0.30 अपॉन 12 मोल। अब इसको कैलकुलेशन कर दिया जाए, अब यहाँ 0.100 अप्लाई कर दीजिए। अब 6 से 2 टाइम्स, 6 से 5 टाइम्स, 2.5 अपॉन 100 अर्थात 0.025 मोल हो गया कार्बन का। अब डेवलप्ड मोल्स ऑफ CO2, अब प्रोड्यूस्ड मोल्स ऑफ CO2 का वैल्यू उतना ही होगा जितना कार्बन का होगा, अर्थात 0.025 मोल। अब लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का मास जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके मोलेकुलर मास का इंटू करना होगा। अब इसलिए मास ऑफ CO2 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मास ऑफ CO2 के लिए अब आपको लेना होगा 0.025 मोल और होता है 44 ग्राम पर मोल, उसका एटॉमिक मोलेकुलर मास हो जाता है। और मोल से मोल कैंसिल, देयर इज 0.025 that is equal to 1000 and that value is 40 and that calculation is 11 gram CO2 can also be converted into the 410 or therefore 1.1 can be converted into 11 into 10 to the power -1. Therefore the x equal to 11 and 11 is your answer, not 11 0 is your answer.